फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंगल। हम बात कर रहे थे क्लास 11th की। तो मैंने आपको क्लास 11th में बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने बात की थी सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल्स की या अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर मैंने आपको बताया था कि हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो मैंने आपको सबसे पहले उसमें जनरल सिखाया था। तो हम जनरल से कहाँ गए थे, लेजर। लेजर से हम कहाँ गए थे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से कहाँ जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन जो कि अकाउंटिंग रख रहा है तो सबसे पहले वो क्या रखेगा, जनरल। तो जनरल से जाएगा लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। तो जनरल में हमने डे टू डे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस थे, जैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, वो किसमें रखते थे, जनरल। लेजर क्या करती थी कि जनरल की जो ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करती थी अकॉर्डिंग टू नेचर की, भाई कौन सा परचेज का है परचेज में जाएगा, कौन सा सेल का है सेल्स में जाएगा। और ट्रायल बैलेंस क्या करती थी, चेक करती है अर्थमेटिकल एरर कि भाई आपने जो लेजर बनाई उसमें कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं। और जो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो हम ये मानते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं है। अब हम बात करेंगे लास्ट फाइनल अकाउंट्स की। तो फाइनल अकाउंट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक तरीके से क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसको लास्ट स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं कि वापस नए सिरे से आते हैं। क्योंकि फाइनल अकाउंट हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं, मतलब वर्ष के अंत में बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हर बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। तो पूरे साल जो उसने ट्रांजेक्शन किया था पूरे साल के एंड में वो चेक करना चाहता है कि उसने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस। आज मान लो अपन पूरे साल जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे फाइनल एग्जाम लगते हैं, और फाइनल एग्जाम में जज करता है कि भी आपने पूरे साल कितनी स्टडी की। तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम जज करते हैं, किसी 40 बनती है, किसी 50, किसी की 80, किसी की 90। तो वो परसेंटेज ये बताती है कि भी किस बच्चे ने कितना गेन किया। तो उसी तरह क्या होता है कि पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को फिर हम एट द एंड ऑफ ईयर एक फाइनल अकाउंट के थ्रू हम चेक करते हैं कि उस ट्रांजेक्शन से हमने कितना प्रॉफिट कमाया और हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताया था मैंने कि इट इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण। अब बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली 3 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो थर्ड बनाते हैं वो हमारा कौन सा है, बैलेंस शीट। तो 3 अकाउंट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड इज बैलेंस शीट। तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है और पी&एल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या करता है कि ये कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस की। मतलब जो हमारा थर्ड अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग और पी&एल है, ये किसी भी संस्था की क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताता है कि संस्था ने कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस कमाया। तो इससे तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या करती है, सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब जो बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि बिजनेस के पास कितनी तो लायबिलिटी और कितनी असेट्स। समझ में आ गई। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 3 अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग और पी&एल है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस अर्न किया। जो बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी। तो हम इस सबको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की और फिर बैलेंस शीट। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार खाता। तो व्यापार खाता क्यों बनाते हैं, मतलब मेन चीज क्या होती है, व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं तो उस लेन देन के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है, इसका जो नेचर है वो एज ए किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट।
अब नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? नाम मात्र खाता। और जब इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहती है कि जितनी भी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्या करो डेबिट, मतलब बिजनेस में जितनी भी एक्सपेंसेस है लॉसेस है उनको क्या करो डेबिट करो। और यहाँ पे ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, मतलब जितनी भी इनकम है जितनी भी गेन्स है इसको क्या करो क्रेडिट करो। मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस हैं जितने भी लॉसेस हैं उनको डेबिट करो, जितनी भी इनकम है जितनी भी गेन्स हैं इनको क्या करो क्रेडिट करो। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या करेगा कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उनको डेबिट करो, जितनी भी इनकम या गेन्स है उसको क्रेडिट करो। इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या माना है नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है कि जो बिजनेस है बिजनेस की शो करता है किसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना तो ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को शो करता है। तो किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट किस केस में हो सकता है और ग्रॉस लॉस किस केस में हो सकता है। आज जनरली हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, जैसे मान लो ये ए है, अब ए कौन था यहाँ पे बिजनेस में। अब ए ने क्या किया परचेज की कि किसी चीज को ए ने परचेज किया 100 रुपए में, अगर वो सेल करेगा तो उसको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। प्रॉफिट कब होगा लॉस कब होगा कि ए ने किसी चीज को परचेज किया कितने में 100 रुपए में, अब उसको प्रॉफिट कब होगा जब वो सेल करेगा किसमें 120 में। तो 100 की चीज को अगर अपन 120 में सेल करेंगे तो 20 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट। लेकिन 100 की चीज को अगर अपन 90 में सेल करते हैं तो 10 रुपए का क्या होता है लॉस होता ही नहीं होता है। तो मेन चीज क्या होती है किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कब होता है जब उस बिजनेस की सेल हमेशा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए उसकी कॉस्ट से। और किसी भी बिजनेस में लॉस कब होगा जब उसकी सेल हमेशा उसकी कॉस्ट से क्या होती है कम होती नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है लॉस होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की। तो आपको क्या ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर है वो एज ए नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी बिजनेस की क्या करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। कौन से प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को। किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है तो यहां पर हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है जब व्हेन नेट सेल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने क्या लिखा जब व्हेन नेट सेल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब हमारी नेट सेल ज्यादा होती है किससे उस माल की लागत से जो हमने बेचे। समझ में आ रही है कि जब हमारी नेट सेल ज्यादा होनी चाहिए उस माल की लागत से जो हम बेचे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट का मतलब कि जिस गुड्स को आप सोल्ड करें उसकी जो कॉस्ट होगी उससे ज्यादा होनी चाहिए क्या नेट सेल। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आप क्या लिखोगे नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। की कॉस्ट का मतलब लागत, जो मेन चीज क्या होती है हमने बात की थी ग्रॉस प्रॉफिट की। तो किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा जब उसकी नेट सेल ज्यादा होगी किससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है जब नेट सेल ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। उसी तरह ग्रॉस लॉस कब होगा तो यहाँ पर जैसे अपन सेकंड बात कर रहे थे ग्रॉस लॉस की। तो बिजनेस में ग्रॉस लॉस कब होता है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर देन नेट सेल। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होती है किससे नेट सेल से तभी ग्रॉस लॉस होगा। इसका हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि फॉर्मूला ये बनाते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या लिखते हैं नेट सेल। नेट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है किससे नेट सेल से। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा ग्रॉस लॉस कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो एक ही तरीका है। अब बात आती है यहाँ पर नेट सेल की कि नेट सेल मीन्स क्या होता है। तो देखो नेट सेल मीन यहाँ पर कैश एंड क्रेडिट।
बहुत आर किससे होते हैं, सेल से होते हैं, बट इसमें लेस क्या करते हैं हम, सेल्स रिटर्न। नेट सेल का मतलब इसमें कैश और क्रेडिट दोनों तरह की सेल्स होता है, लेकिन इसमें लेस क्या करते हैं हम, सेल्स रिटर्न। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश और क्रेडिट जोड़ेंगे तो क्या जाएगी, टोटल, और टोटल में से जैसे सेल्स रिटर्न जाएगी तो हमारे पास कौन सी सेल आ जाएगी, नेट सेल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो नेट सेल मींस क्या हो गया कि इसमें कैश और क्रेडिट मतलब दोनों तरह की सेल होती है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, नेट सेल कहलाएगी। फिर हम किसकी बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ध्यान देना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब यहाँ पे हम वही गुड्स की कॉस्ट लेंगे जिस गुड्स को हमने सोल्ड किया है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पर ये ए नाम का एक बिजनेसमैन, अब इसने क्या किया, 100 पेन्स खरीदे 10,000 रुपए, उसका मतलब पर पेन कितने का हो गया, पर पेन 100 रुपीज का हो गया। तो इस ए नाम के व्यक्ति ने 100 पेन खरीदे 10,000 और पर पेन कितना हो गया, 100 का। अब इसको खरीदने के लिए उसने कुछ एक्सपेंसेस की, जैसे मान लो उसने वेजेस दी 1000 और कुछ अदर एक्सपेंसेस के 500, 1500 रुपए का टोटल खर्चा किया। अब जब वो इस पेन को सेल कर रहे हैं तो उसने 70 पेन सेल की, कितने में, 130 रुपए पर पेन से। तो जब उसने 70 पेन सेल किए 130 रुपए पर पेन से, तो मेन चीज क्या होती है, हमने क्या बोला था कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कब होता है, जब सेल ज्यादा होनी चाहिए, किससे, कॉस्ट। आज हम कह रहे हैं कि कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट तो ये 10,000 प्लस एक्सपेंसेस। अगर हम 11,500 की कॉस्ट मांगे एक्सपेंसिव जोड़ के, और हमें 70 पेन मिलते हैं, 130 इंटू 70, 0 0 0 0 21 आंसर लगी 2। जबकि हमारी जो सेल आ रही है, तो हमने 70 को जैसे 130 से मल्टीप्लाई किया तो 91 आ गई, 9,100 आ गए। तो इसका मतलब हमारी जो सेल हो रही है वो तो 9,100 की हो रही है, लेकिन हमारी जो कॉस्ट आ रही है 11,500 आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें लॉस हो गया, 0 0 2,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमने क्या किया, हम सोचे भाई 2,500 का लॉस हो गया, मतलब 24 रुपये लॉस हो गया। जबकि हम कह रहे हैं कि भैया हमने जब परचेज किया था पेन वो तो 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन हम जब सेल कर रहे हैं 130, तो हमें 30 रुपए पर पेन पे क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए। और हमने 70 पेन बेचे, तो 70 पेन के हिसाब से हमें 21 रुपए का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन पता चल रहा है कि हमें जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2,400 का, क्योंकि 24 रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि हमें 21 रुपए का क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था। अब ऐसा कैसे, दिमाग में आएगा तो सही ना, कि आप कह रहे हो कि एक फैन आपने 130 में बेचा और जबकि आपने परचेज किया था 100 रुपीज में, तो आपको 30 रुपए पर फैन का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको 21 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो भी लॉस कितने का हो रहा है, 2,400 का, जबकि प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 21 रुपए। अभी किसी का प्रॉफिट और जबकि लॉस होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉस्ट ले रहे हैं वो पूरी 100 पेन्स की ले रहे हैं, लेकिन जो सेल आ रही है वो ओनली कितनी आ रही है, 70 आ रही है। 70 पेन क्या आ रही है ना, तो आज आप सेल तो ले रहे हो 70 पेन की और कॉस्ट ले रहे हो 100 पेन का, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में डिफरेंस तो आएगा, और डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, लॉस ही होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा और डिफरेंस होगा तो क्या आएगा, लॉस ही तो आएगा। तो जब लॉस आएगा, जबकि होना क्या चाहिए था कि जब पेन ही हम 70 सोल्ड करें तो कॉस्ट भी कितनी की आनी चाहिए, 70 की आनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने जब पेन 70 बेचे तो कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 70 की होनी चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनाया गया
उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब यहाँ पर उस ही गुड्स की कॉस्ट लेंगे जो वास्तव में हमने सेल की, ना कि उस गुड्स की कॉस्ट लेंगे जिस गुड्स को हमने सेल नहीं किया है। तब हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेचे गए माल की लागत। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कौन सा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस पे कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बात कर रहे थे बेचे गए माल की लागत, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बात किस करी थी, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पर बात किसकी होती है, नेट परचेज। तो नेट परचेज मीन क्या होता है, नेट का मतलब यहाँ पे कैश प्लस क्रेडिट। तो ये तो हमारी टोटल हो गई, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन, परचेज रिटर्न। तो जैसे ही टोटल परचेज में से अगर माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, तो कौन सी परचेज कहलाएगी, नेट परचेज कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो जनरली यहाँ पे दोनों तरह की परचेज लेते हैं, लेकिन अगर कोई परचेज रिटर्न होती है उसको लेस कर देते हैं। यहाँ पर आता है तो ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। दो वर्ड्स आते ही नहीं आते कि ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। क्लोजिंग क्या होता है कि मतलब ऐसा स्टॉक जो वर्ष के अंत में बिकने से जाता है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे साल में 100 फैन खरीदे, लेकिन एक्चुअल में बेचे तो 70 ना, 30 फैन अभी भी बच गए। तो 30 फैन की जो कॉस्ट है वो उस 100 फैन की कॉस्ट को क्या करेगी, हम करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमने 70 फैन फैने वो 70 फैन सोल्ड किए, तो हमें कॉस्ट भी कितनी की लेनी चाहिए, 70 फैन की लेनी चाहिए। इसलिए हम माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट का मतलब होता है कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को परचेज करते समय किए जाते हैं, जो कि कॉस्ट का ही क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी किस में लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेते हैं। आगे वर्षन में तो मैंने आपको क्या पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसी भी बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की पोजीशन को बताता है। किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है, जब उस बिजनेस की सेल हमेशा ज्यादा होगी, किससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। और किसी भी बिजनेस में लॉस कब होगा, जब उस बिजनेस की सेल हमेशा कम होती है, किससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तभी क्या आएगा, लॉस आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पर बात कौन सी सेल से होती है, नेट सेल। मैंने आपको बताया था कि नेट सेल का मींस इसमें दोनों तरह की सेल होती है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। और माइनस क्या करते हैं इसमें, सेल्स रिटर्न। क्योंकि नेट की बात हो रही ना कि जो गुड्स हमने सेल किया था अगर वो अचानक से वापस आ गए, तो सीधी सी बात है वो कौन सी रिटर्न कहलाएगी, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सी परचेज की, नेट की। तो नेट में दोनों तरह की परचेज को लेते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट। उसमें माइनस क्या करेंगे, परचेज। डायरेक्ट का मतलब कि गुड्स को परचेज करते समय हमने जो भी एक्सपेंसेस किए, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट होता है। दुकानदार अपनी जेब में से थोड़ी देगा कि दिल्ली से माल लेके आ रहा है, या फिर उसने माल को चढ़ाते समय उतारते समय जो वेजेस पे किया, जो भी कैरिज पे किया, तो ये सब बिजनेस की क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। और ये बिजनेस की कॉस्ट में क्या होंगे, ऐड होंगे, नहीं होंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है।